हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज हम लोग पॉलिटी के अध्याय 4 न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में यहाँ से बनते हैं। बहुत ही ध्यान से इस चैप्टर को पढ़िएगा। आइए चलते हैं। अखबार पर नज़र डालते ही आपको देश भर की अदालतों द्वारा किए जा रहे कामों की झलक मिलने लगती है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं हमें इन अदालतों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जैसा कि आप इकाई 2 में पढ़ चुके हैं, हमारे देश में कानून का शासन चलता है। इसका मतलब यह है कि सभी कानून सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं और जब किसी कानून का उल्लंघन किया जाता है तो एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। कानून के शासन को लागू करने के लिए हमारे पास एक न्याय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में बहुत सारी अदालतें हैं जहां नागरिक न्याय के लिए जा सकते हैं। सरकार का अंग होने के नाते न्यायपालिका भी भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। यह इस भूमिका को केवल इसीलिए निभा पाती है क्योंकि यह स्वतंत्र है। स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या मतलब होता है? क्या आपके आसपास की अदालत और नई दिल्ली में स्थित सर्वोच्च न्यायालय के बीच में कोई संबंध है? आइए इसका जवाब देखते हैं। ये है हमारे स्वतंत्र भारत की सर्वोच्च न्यायालय जो नई दिल्ली में स्थित है। चलिए, न्यायपालिका की क्या भूमिका होती है? अदालतें बहुत सारे मुद्दों पर फैसले सुनाती हैं। वे यह तय कर सकती हैं कि शिक्षकों को विद्यार्थियों की पिटाई नहीं करनी चाहिए। वे राज्यों के बीच नदियों के पानी के बंटवारे पर फैसला दे सकती हैं। वे किसी अपराध के लिए लोगों को सज़ा दे सकती हैं। न्यायपालिका के कामों को मोटे तौर पर निम्न भागों में बांटा गया है। पहला है विवादों का निपटारा। न्यायिक व्यवस्था नागरिक व सरकार, दो राज्य सरकारों, केंद्र व राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि मुहैया करवाती है। किसके किसके बीच विवाद हो सकता है? न्यायिक व्यवस्था नागरिक व सरकार, दो राज्य, केंद्र व राज्य सरकार। ठीक है। न्यायिक समीक्षा क्या है? संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास होता है। इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। इसे ही न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। याद रखिएगा, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनेंगे। कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। अगर देश के किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ तो वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकता है। याद रखिएगा, अगर व्यक्ति को लगे उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगह वो अपील कर सकता है। याद रखिएगा, आपसे ऑप्शन में पूछ सकता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई। उसी दिन हमारा देश गणतंत्र बना। अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1937 से 49 की भांति यह न्यायालय भी पहले संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में हुआ करता था। सन 1958 में इस इमारत में इसको हस्तांतरित कर दिया गया। चलिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बना सकता है। स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है? कल्पना कीजिए, एक ताकतवर नेता ने आपके परिवार की ज़मीन पर कब्जा कर लिया। आप एक ऐसी व्यवस्था में रहते हैं जहाँ नेता किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकते हैं या उसका तबादला कर सकते हैं। जब आप इस मामले को अदालत में ले जाते हैं तो न्यायाधीश भी नेता की हिमायत करता दिखाई देता है। नेताओं का न्यायाधीश पर जो नियंत्रण रहता है उसकी वजह से न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से फैसले नहीं ले पाते। स्वतंत्रता का यह अभाव न्यायाधीश को इस बात के लिए मजबूर कर देगा कि वह हमेशा नेता के ही पक्ष में फैसला सुनाए। हम ऐसे बहुत सारे किस्से जानते हैं जहां अमीर और ताकतवर लोगों ने न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय संविधान इस तरह की दखलंदाजी को स्वीकार नहीं करता। इसीलिए हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र रखा गया है। इस स्वतंत्रता का एक पहलू है शक्तियों का बंटवारा। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था, हमारे संविधान का एक बुनियादी पहलू है। इसका मतलब है कि विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखलंदाजी नहीं कर सकती। अदालतें सरकार के अधीन नहीं हैं, वे ना ही वे सरकार की ओर से काम करती हैं।
शक्तियों के इस बंटवारे को दुरुस्त रखने के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की अन्य शाखाओं का कोई दखल न हो। इसीलिए एक बार नियुक्त हो जाने के बाद किसी न्यायाधीश को हटाना बहुत मुश्किल होता है। न्यायपालिका की यह स्वतंत्रता अदालतों को जो अदालत है उनको भारी ताकत देता है। इसके आधार पर वे विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकती हैं। न्यायपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में भी अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि अगर उसको लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। भारत में अदालतों की संरचना कैसी है? हमारे देश में अलग अलग स्तर पर अदालतें होती हैं। निचले स्तर पर बहुत सारी अदालतें होती हैं। सबसे ऊपरी स्तर पर केवल एक अदालत है। जिन अदालतों से लोगों को सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ होता है उन्हें अधीनस्थ न्यायालय या जिला अदालत कहा जाता है। तो जिला अदालत का एक नाम है अधीनस्थ न्यायालय। ये अदालतें आमतौर पर ज़िले या तहसील स्तर पर या किसी शहर में होती हैं। बहुत तरह के मामलों की सुनवाई करती हैं। प्रत्येक राज्य जिलों में बटा होता है और हर जिले में एक जिला न्यायाधीश होता है। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है, वह अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है। उच्च न्यायालयों से ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है। यह देश की सबसे बड़ी अदालत है जो नई दिल्ली में स्थित है। देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश के बाकी सारी अदालतों को मान्य पड़ते हैं। चलिए आगे कहा गया है, कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक दिया गया है, याद रखिएगा। उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में की गई। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1966 में हुआ। आज देश भर में 25 उच्च न्यायालय हैं। बहुत सारे राज्यों के उच्च न्यायालय हैं, जबकि पंजाब और हरियाणा का एक साझा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है। ये वाला याद रखिएगा। दूसरी तरफ 4 पूर्वोत्तर राज्य असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए गुवाहाटी में एक उच्च न्यायालय रखा गया, ये भी याद रखिएगा। 1 जनवरी 2019 से आंध्र प्रदेश, अमरावती और तेलंगाना, हैदराबाद में अलग अलग उच्च न्यायालय हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नज़दीक पहुंचने के लिए कुछ उच्च न्यायालयों की राज्य के अन्य हिस्सों में खंडपीठ या बेंच भी बना दी जाती है। चलिए बात करते हैं, क्या विभिन्न स्तरों की ये अदालतें एक दूसरे से जुड़ी हैं? जी हाँ, भारत में हमारे पास एकीकृत न्याय व्यवस्था है। अब ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, भारत में कैसी न्याय व्यवस्था है एकीकृत। इसका मतलब यह है कि ऊपर अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों को मान्य होते हैं। इस एकीकरण को समझने के लिए अपील की व्यवस्था को देखा जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा पारित किया गया फैसला सही नहीं है तो वह उसके ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। अपील की व्यवस्था को समझने के लिए आइए एक मुकदमे पर विचार करें। यह राज्य बनाम लक्ष्मण कुमार एवं अन्य मुकदमा है जो निचली अदालत से सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ा गया। आइए समझते हैं। 1980 के फरवरी महीने में लक्ष्मण कुमार ने 20 वर्षीय सुधा गोयल से विवाह किया। वे दिल्ली में एक फ्लैट में रहते थे जहां लक्ष्मण के भाई और परिवार भी रह रहे थे। 2 दिसंबर 1980 को सुधा की अस्पताल में मौत हो गई। जली हुई थी। सुधा के घर वालों ने अदालत में मुकदमा दायर किया। जब निचली अदालत के सामने मुकदमा आया तो 4 पड़ोसियों को भी गवाह के तौर पर बुला लिया गया। पड़ोसी ने अपने बयान में कहा कि 1 दिसंबर की रात को उन्होंने सुधा की चीख को सुनी थी और मामला जानने के लिए वे बलपूर्वक लक्ष्मण के घर में घुसे, जहां उन्होंने देखा कि सुधा की साड़ी में आग की लपटें उठ रही थी। उन्होंने सुधा को एक बोरे और कंबल में लपेटकर आग बुझाई। सुधा ने उन्हें बताया कि उनकी सास शकुंतला ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल दिया था। लक्ष्मण कुमार ने आग लगाई थी। मुकदमे के दौरान सुधा के परिवार वालों को और एक पड़ोसी ने कहा कि सुधा के ससुराल वाले उसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करते थे। उनकी मांग थी कि वे बच्चे के पैदा होने से पहले उन्हें एक बड़ी रकम, एक स्कूटर, एक फ्रिज दिया जाए। अपने बचाव में लक्ष्मण और उनकी मां ने कहा कि सुधा दूध गर्म कर रही थी, तभी उनकी साड़ी में आग लग गई। और सभी बयानों और साक्ष्यों के आधार पर निचली अदालत ने लक्ष्मण और उनकी मां शकुंतला और सुधा के जेठ सुभाष चंद्र को दोषी करार दिया और तीनों को मौत की सज़ा सुना दी गई। 1983 के नवंबर महीने में तीनों आरोपियों ने इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की। दोनों तरफ के वकीलों के तर्क सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने फैसला किया कि सुधा की मौत एक दुर्घटना थी और मिट्टी के तेल से जलने वाले स्टोव से जली थी। अदालत ने लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष चंद्र तीनों को बरी कर दिया।
शायद आपको कक्षा 7 की किताब में महिला आंदोलनों पर केंद्रित चित्र निबंध याद होगा। उसमें आपने पढ़ा था 1980 के दशक में देश भर के महिला संगठन दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। उन्हें इस बात पर दुख था अदालतें इस तरह की घटनाओं में दोषियों को दंडित नहीं कर पा रही हैं। उच्च न्यायालय के उपरोक्त फैसले ने ऐसी जागरूक महिलाओं को काफ़ी परेशान कर दिया। उन्होंने कई जगह धरने प्रदर्शन किए। उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक और अपील दायर की गई। यह अपील इंडियन फेडरेशन ऑफ वीमेन लॉयर्स नामक संगठन की तरफ से दायर की गई। 1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी मां उसके भाई को बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई शुरू कर दी। वकीलों के तर्क सुनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया वह उच्च न्यायालय के फैसले से अलग था। सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी मां को तो दोषी पाया, लेकिन सुभाष चंद्र को आरोपों से बरी कर दिया क्योंकि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। आगे बात करते हैं। अधीनस्थ अदालतों को कई अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। उन्हें ट्रायल कोर्ट, जिला न्यायालय, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सिविल जज न्यायालय आदि नामों से पुकारा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, कई बार कई अलग अलग नामों से पूछा जाता है। विधि व्यवस्था की विभिन्न शाखाएं कौन सी हैं? दहेज हत्या का मामला समाज के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। यह आपराधिक फौजदारी कानून का उल्लंघन है। फौजदारी कानून के अलावा हमारी विधि व्यवस्था दीवानी कानून या सिविल लॉ से संबंधित मामलों को भी देखती है। फौजदारी और दीवानी कानून के बीच फ़र्क को समझने के लिए आइए एक तालिका नीचे दी गई इस तालिका को बहुत आराम से समझते हैं। फौजदारी कानून कौन से कानून होते हैं? ये ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित हैं जिन्हें कानून में अपराध माना गया है। उदाहरण के लिए चोरी, दहेज के लिए औरत को तंग करना, हत्या करना। इसमें सबसे पहले आपको प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR दर्ज कराई जाती है। इसके बाद पुलिस अपराध की जांच करती है और फिर अदालत में केस फाइल करती है। अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जाता है और उस पर जुर्माना भी लगाया जाता है। दीवानी कानून, इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से है। उदाहरण के लिए ज़मीन की बिक्री, चीज़ों की खरीदारी, किराया, तलाक आदि से संबंधित विवाद प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। अगर मामला किराए से संबंधित है तो मकान मालिक या किराएदार मुकदमा दायर कर सकता है। अदालत राहत की व्यवस्था करती है। उदाहरण के लिए अगर मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद है तो अदालत यह आदेश दे सकती है कि किराएदार मकान को खाली करे और बकाया किराया चुकाए। चलिए आगे बात करते हैं। क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है? आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। सिद्धांततः भारत के सभी नागरिक देश के न्यायालयों की शरण में जा सकते हैं। इसका अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक को अदालत के माध्यम से न्याय मांगने का अधिकार है। जैसा कि आपने पीछे पढ़ा है कि न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह न्याय के लिए अदालत में जा सकता है। अदालत की सेवाएं सभी के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन वास्तव में गरीबों के लिए अदालत में जाना काफ़ी मुश्किल साबित होता है। कानून प्रक्रिया में न केवल काफ़ी पैसा और कागजी कार्यवाही की जाती है, बल्कि समय भी बहुत लगता है। अगर कोई गरीब आदमी पढ़ना लिखना नहीं जानता, उसका पूरा परिवार दिहाड़ी मजदूरी से चलता है, तो अदालत में जाने और इंसाफ पाने की उम्मीद उसके लिए बहुत मुश्किल होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका PIL की व्यवस्था विकसित की। इस तरह सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुंच स्थापित करने के लिए प्रयास किया। न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। यह याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया है। अब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र या तार को भी जनहित याचिका माना जा सकता है। शुरुआती सालों में जनहित याचिका के माध्यम से बहुत सारे मुद्दों पर लोगों को न्याय दिलाया गया। बंधुओं, मजदूरों को अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाने, बिहार में सजा काटने के बाद भी रिहा नहीं किए गए कैदियों को रिहा करवाने के लिए जनहित याचिका का इस्तेमाल किया गया था। क्या आप जानते हैं सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को दोपहर का जो भोजन मिड डे मील दिया जाता है उसकी व्यवस्था भी एक जनहित याचिका के फलस्वरूप हुई थी। चलिए ठीक है। चित्र 1, वर्ष 2001 में राजस्थान उड़ीसा में पड़े सूखे की वजह से लोगों के सामने भोजन का भारी अभाव पैदा हो गया था। चित्र 2, सरकारी गोदाम अनाज से भरे पड़े थे, बहुत सारा गेहूँ चूहों के भेंट चढ़ गया। चित्र 3,
और ये चित्र 4 आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा आम आदमी के लिए अदालत तक पहुंचना ही न्याय तक पहुंचना होता है। अदालतें नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्याख्या में एक अहम भूमिका निभाती हैं। जैसा आपने उपरोक्त अध्याय में देखा है, अदालत ने ही संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या करने के बाद यह कहा था, जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद कहा गया है कि जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल है, अनुच्छेद 21 में। इसीलिए अदालत ने राज्य को आदेश दिया कि वह दोपहर के भोजन की योजना, मिड डे मील्स सहित सभी लोगों को भोजन मुहैया कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए। लेकिन अदालत के कुछ फैसले ऐसे भी हैं जिन्हें लोग आम आदमी के लिए नुकसानदेह मानते हैं। उदाहरण के लिए गरीबों के पास आवास अधिकार जैसे मुद्दों पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का मानना है कि बस्तियों, झुग्गी झोपड़ियों को बेदखल करने के बारे में अदालत द्वारा दिए गए हाल के फैसले पुराने फैसलों के विरुद्ध हैं। हाल के फैसलों में झुग्गी वासियों के शहर में घुसपैठियों की तरह देखा जाता है। चलिए इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसके आगे हम लोग चलते हैं। आगे कह रहा है, जबकि पहले वाले फैसले 1985 में ओल्गा टेलियस बनाम बम्बई नगर निगम के मुकदमे में दिया गया, जिसमें झुग्गी वासियों की आजीविका बचाने का प्रयास किया जा रहा था। न्याय तक आम लोगों की पहुंच को प्रभावित करने वाला यह मुद्दा है कि मुकदमे की सुनवाई में अदालतें कई साल लगा देती हैं। इसी देरी को ध्यान में रखते हुए अक्सर यह कहा जाता है इंसाफ में देरी या इंसाफ का कत्ल। भारत में न्यायाधीशों की संख्या, ये चार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। उच्चतम न्यायालय में स्वीकृत पद है 34, कार्यरत है 34, जबकि उच्च न्यायालय में स्वीकृत पद है 1079, 655 कार्यरत हैं, 424 पद रिक्त हैं। जिला अधीनस्थ न्यायालय में 22,644, 17,509 कार्यरत हैं, 5,135 पद खाली हैं। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लोकतांत्रिक भारत में न्यायपालिका ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। न्यायपालिका ने कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों पर अंकुश लगाया है और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की है। संविधान सभा के सदस्यों ने एक ऐसी न्यायपालिका का बिल्कुल सही सपना देखा था जो पूरी तरह स्वतंत्र हो। यह हमारे लोकतंत्र का एक बुनियादी पहलू है। यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाया गया है। 22 मई 1987 को मारे गए हाशिमपुरा के 43 मुसलमान के कुछ परिजन दिखाई दे रहे हैं। ये परिवार पिछले 31 साल से न्याय के लिए संघर्ष के मुकदमा शुरू होने से पहले इतना लंबा हुआ कि इसके कारण सितंबर 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह मामला उत्तर प्रदेश से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। इसमें प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबली के 19 लोगों पर हत्या और आपराधिक मामलों के आरोप में मुकदमे चलाए थे। इस मुकदमे में 2007 तक केवल 3 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे। अंत में 31 अक्टूबर 2018 को दिल्ली न्यायालय ने आरोपियों को दोषी ठहराया। 24 मई 2007 को ये आपका फ़ोटो दिखाया गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी की। यहाँ आपको कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मिलेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए इनको भी समझ लेते हैं। सबसे पहला है बरी करना। जब अदालत किसी व्यक्ति को उन आरोपों से मुक्त कर देती है जिसके आधार पर उसके खिलाफ मुकदमा चलाया गया था तो उसे बरी करना कहते हैं। अपील करना, निचली अदालत के फैसले के विरुद्ध कोई पक्ष उस पर पुनर्विचार के लिए ऊपरी न्यायालय जाता तो उसे अपील करना कहते हैं। मुआवजा, किसी नुकसान या क्षति की भरपाई के लिए दिए जाने वाले पैसे को मुआवजा कहा जाता है। बेदखली, अभी लोग जिस ज़मीन या मकानों में रह रहे हैं यदि उन्हें वहाँ से हटा दिया जाता है तो इसे बेदखली कहा जाता है। उल्लंघन, किसी कानून को तोड़ने या मौलिक अधिकारों के हनन की क्रिया को उल्लंघन कहा जाता है। प्यारे साथियों, इसी के साथ आपका यह टॉपिक समाप्त हो जाता है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।